सीटेट के 13th क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सीटेट एसएसटी पेपर नंबर 2, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। ऐसे में एनसीईआरटी का आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, वो हमारी 13th क्लास है। हमने ऑलरेडी इतिहास को खत्म कर लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और हमने स्टार्ट कर दिया है भूगोल, जिसको कहते हैं ज्योग्राफी अंग्रेजी में। और ये जो हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इससे कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ये हमारा 13th नंबर का क्लास है, जिस क्लास में हम लोग सीटेट एसएसटी पेपर नंबर 2 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक को, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पे है। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज यानी कि पूर्व से पश्चिम रेखाओं को क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ऊपर की तरफ आपकी उत्तर दिशा है और नीचे की तरफ कौन सा है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा है। ठीक है, इसमें बोला गया पूर्व से पश्चिम यानी कि ये वाली लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी कहता है अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी कहता है मकर रेखा और ऑप्शन नंबर डी कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो इस तरीके से पूरब से पश्चिमी लाइन खींची जाती है, इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और जो उत्तर दक्षिण में जो लाइन खींची जाती है, उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। वो भी क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बांटती है, यानी कि बराबर बराबर डिवाइड करती है? तो चलिए इसको जरा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये आपको इस चित्र में पृथ्वी दिख रही होगी। एक ऐसी लाइन खींची जाती है जो कि पूरे इस हमारी इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, एक हिस्से को हम लोग कहते हैं हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी कहता है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी कहता है भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कह देते हैं या फिर विषुवत वृत्त भी कह देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आर्कटिक वृत्त। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, वो होने वाला है आपका, इस लाइन को, इस बीच वाली लाइन को हम लोग 0 डिग्री के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये पूरे पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांशीय मान क्या है? तो चलिए पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो है वो ग्लोब है। ठीक है, गोला है। ये बीच वाली लाइन हमने समझ लिया कि ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री है और इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके एक और ऊपर लाइन खींचेंगे जो कि हमारे 23.5 डिग्री उत्तर में होगा। तो यही जो है हमारा, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो अक्षांश है, वो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। और कर्क रेखा कौन सी है? तो आप कहेंगे ये वाली हमारी क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, इसी के ठीक नीचे जो आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग मकर रेखा कह देंगे। ऊपर कर्क है और नीचे क्या है, मकर है, और बीच में क्या है, विषुवत वृत्त है। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे डिग्री के साथ। फिलहाल हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो चलिए डायग्राम देखते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि बीच वाली लाइन 0 डिग्री, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी कहता है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी कहता है पूर्वी गोलार्ध और ऑप्शन नंबर डी कहता है पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जो आपका मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका दक्षिण में आएगा। और दक्षिण में कितने डिग्री पे आएगा? आप कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ में आएगा। और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। चलेंगे सवाल नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो देखिए, जब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन में ही
जितनी कॉमन पॉइंट्स हो सकती हैं, जो भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा इस क्लास का केवल और केवल एक ही मोटिव है, आपको एनसीईआरटी ना उठाना पड़े, खासकर सीटेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। निश्चिंत हो जाइए, आराम से इस क्लास को देखिए, पढ़िए, समझिए, जो नहीं आता वो पेन डाउन करिए, और तब भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको एट द सेम टाइम आपको जवाब दिया जाएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड। सवाल नंबर 5 में पूछा गया भूमध्य रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है। तो ऑलरेडी मैंने कई बार यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आए थे ऊपर के, इसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 0 डिग्री जो है वो इसका अक्षांशीय मान है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पे। उत्तरी ध्रुव वृत्त, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल भी कह देते हैं, इसका अक्षांशीय मान क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल का पूछा, तो पहले चलिए इसको बना ही लेते हैं। बार बार बनाने से क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा क्योंकि नीचे है। ये आपका 23.5 डिग्री जो है वो उत्तर में होगा, ठीक है। और इसके जो ठीक ऊपर वाली लाइन है, इसको हम लोग कह देते हैं 66.5 डिग्री उत्तर में, और यही जो है ये आपका क्या है, आर्कटिक सर्कल यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव है। इसी की बात हो रही है यहाँ पे सवाल में। तो ये जो लाइन है आपको ऊपर वाली दिख रही होगी, ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल कहते हैं। अब आप डायग्राम देख के बता सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है, यानी कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं ये पूछा गया है। तो लैटिट्यूड नाम से पता चल रहा है, लेटी हुई लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? लैटिट्यूड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है लैटिट्यूड टोटल कितना है। तो देखिए इस सवाल का जो आपका जवाब होगा, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 180, ऑप्शन नंबर बी कहता है 181, ऑप्शन नंबर सी कहता है 360, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 90 डिग्री। तो जब अगर आप इस हमारे इस पृथ्वी को देखते हैं, तो ये जो है हमारी बीच वाली लाइन है जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो 90 रेखाएं इसके नीचे हैं और 90 रेखाएं इसके ऊपर है। तो 90 प्लस में 90 180, और ये आपका एक बीच वाला हो गया, यानी कि 181, टोटल 181 लेटी हुई लाइन है जिसको हम लोग लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा भी कह देते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, ये पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शंस देख लीजिए, 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 150 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 100 किलोमीटर। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी, ये एक अक्षांश है और ये दूसरा अक्षांश है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? तो ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 111 किलोमीटर इनके बीच की जो है वो दूरी होती है, लगभग अप्रॉक्स बता रही हूँ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। अच्छा, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट उठाया गया है, जो कि सीटेट जो कि आपका 6 सितंबर को होने वाला है। बार बार मैं डेट इसलिए बता देती हूँ ताकि आपके मन में रहे कि भाई 6 सितंबर को मेरा एग्जाम है, और जब मन में डेट रहता है, एग्जाम डेट याद रहता है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। भाई प्रेशर पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, हम तो ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा कल एग्जाम है तो हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि अब एग्जाम में 1-2 महीने टाइम है, तो आपको उस टाइम का अच्छे यूटिलाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, और आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं उठाना, उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। वीडियो के माध्यम से आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सवाल नंबर 9 में, ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर यानी कि उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपका ग्लोब है, यहाँ पे इस लाइन की बात हो रही है, ये उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर है और नीचे क्या होगा आपका दक्षिण है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है सवाल में। तो सवाल में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी कहता है देशांतर, ऑप्शन नंबर सी कहता है समोच्च रेखाएं, और ऑप्शन नंबर डी कहता है समदाब रेखाएं। तो अक्षांश अभी जस्ट हमने पढ़ा, लेटी हुई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। खड़ी हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो देशांतर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रमुख यमयोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन
इसका क्या मान है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर और 360 डिग्री देशांतर। अच्छा, जब हम इस लाइन की चर्चा करेंगे, लेटी हुई लाइन की, तो आपका अक्षांश लिखाएगा, और जब हम लोग खड़ी हुई लाइन की चर्चा करेंगे तो आंसर में देशांतर लिखाएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बीच में है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बीच में आता है। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको प्रमुख यमी उत्तर है, ठीक है, और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो 0 डिग्री है, और देशांतर में ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। कुल देशांतर रेखाओं की, यानी कि टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है, कितनी खड़ी रेखाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शंस नंबर, अब देखिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का हम प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं और कुछ टर्म जो है वो हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंफ्यूजन ना हो, और जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी अगर वो चाहे तो उस टर्म को याद कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे बोला गया है कुल देशांतर रेखाओं यानी कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है। ऑप्शंस देखिए, 180, 360, 90 या फिर 181। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे 180 जो है। देखिए ये हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी है। तो बीच में क्या है कि इस तरफ जो है ये इसके 180 रेखाएं हैं, और इस तरफ भी जो है वो इसकी 180 रेखाएं, दोनों को मिला के कितनी है, 180 प्लस में 180 यानी कि 360 रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। प्रमुख यामी उत्तर यानी कि जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी कहता है ग्रीनविच जो कि लंदन में है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नई दिल्ली। तो ये जो आपका प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये वाली रेखा, ये बिल्कुल 0 डिग्री बिल्कुल बीच से गुजरती है, और ये ग्रीनविच लंदन में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका टाइम जोन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है सवाल नंबर 12 का। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 अपने स्क्रीन पे। भारत का मानक समय यानी कि IST किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भारत का जो आपका देशांतर ये विस्तार है, या अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत का समय मात्र कितना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस देख लीजिए, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे कि 0 डिग्री देशांतर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपसे यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर। तो चारों में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि IST कितना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ IST की, तो हम कैसे पता चलेगा, ये देखिए 82.5 डिग्री जो है वो पूर्व में ये हमारा IST है। और भारत का जो देशांतर या विस्तार है, अगर ये पूछ लिया जाए सवाल में, हालांकि देखते हैं आगे इससे संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, भारत है। तो भारत का अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेके 68 डिग्री 7 से लेके ये आपका जो है वो टोटल 97 डिग्री 25 तक आता है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बीच में इसको हमने 2 हिस्सों में जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, तो लगभग आपका 82.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बीच का हमने लिया है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखेंगे। भारतीय मानक समय यानी कि जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो बीच में आपका जो है ग्रीनविच लंदन में ये जो है टाइम जोन है स्थित है, और हमारा जो भारत है ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 5.5 घंटा जो है हमारा भारत वो IST से आगे है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 15 अपने स्क्रीन पे। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। ऑप्शंस देखिए, 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी कहता है 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 घंटा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 24 घंटे। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में आपका जो समय लगने वाला है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
हम जानते हैं कि 24 घंटे में, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, 360 डिग्री घूम लेती है, एक पूरा चक्कर काट लेती है, ठीक है। यही अगर मैं 1 घंटे का मान निकालूं तो 24 से भाग हो जाएगा, तो आपका कितना आ रहा है, लगभग 15 डिग्री। अब यहाँ से मुझसे पूछा गया है 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री का पूछा गया है, तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 60 मिनट हो जाएगा। और यहाँ हमसे 1 डिग्री का मान पूछा गया है, तो इसको 15 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री निकल के आ जाएगा। 15 के पहाड़े में 60 आपका 4 बार में कटता है, यानी कि 1 डिग्री में ये 4 मिनट जो है वो टाइम लगाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपको सॉल्व करना हो, कैलकुलेशन करना हो, तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 16 की ओर। अब देखिए, बस इसी को उल्टा पूछ लिया गया है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है देशांतर में, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 30 डिग्री। अब की बार 1 घंटा पूछ लिया गया है। तो अभी जस्ट बताया आपको मैंने कि 24 घंटे में आपका 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी भाई, तो आप कहेंगे 360 को 24 से भाग कर दो। जब हमने 360 को 24 से भाग किया तो ये लमसम आपका 15 बार में कट रहा है, यानी कि 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो है 15 डिग्री है, यानी कि यही इसका सही उत्तर है। चलेंगे सवाल नंबर 17 देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होती है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 2 देशांतर में यानी कि लॉन्गिट्यूड में, वो कहां पर होता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो इसका अगर मैं बात करती हूँ तो चलिए बात करते हैं। अधिकतम दूरी पूछा गया, तो पहले देशांतर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है भूमध्य रेखा पर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मकर रेखा पर। तो ये जो आपका 2 देशांतर के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने देशांतर को ड्रॉ किया है। तो अगर आप गौर से देखें तो देशांतर जो है आपका, ठीक है, देशांतर जो है इनके बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। उष्णकटिबंधीय, जिसको हम लोग टॉरड जोन कहते हैं, ये किन अक्षांशों के बीच स्थित है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो पृथ्वी है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री पे आपका भूमध्य रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री होना चाहिए। 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपका जो है वो मकर रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो ये आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है टॉरड जोन। टॉरड का मतलब उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आपका सूरज है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ देगी, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर देगी, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा होगा, तो जो आपका ये वाला हिस्सा है ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। और ये किस किस के बीच में है, तो आप कहेंगे कर्क और मकर के बीच में है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप सीधा देखते ही कह देंगे सवाल नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। तो हमारा जो मोटिव है केवल और केवल आपको रटाना नहीं है, भूगोल समझने की चीज है, समझना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना। और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ही आराम से आसानी से कर पाएंगे। सवाल नंबर 19 देखिए अपने स्क्रीन पे। जैसे जैसे हम भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, या फिर पहले बढ़ता फिर घटता है, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अक्षांश बनाते हैं। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे भी इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो अक्षांश रेखाओं का साइज है वो क्या होता जा रहा है, आप कहेंगे भाई छोटा होता जा रहा है ना। ये वाला जो है ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये वाला है और सबसे बड़ा ये वाला, और सब उससे भी बड़ा ये आपका भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री है। तो जैसे जैसे हम लोग भूमध्य से नीचे आएंगे ध्रुव की ओर, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है, साइज है, वो डिक्रीज होता है, घटता है, और यही जो है वो इसका सही उत्तर है।
देखते ही देखते हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, ऐसे ही आपको क्लासेस को कंटिन्यूअसली देख लेने के लिए। सवाल नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान क्या है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, या फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर में, या फिर 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। तो आपका जो हमारा IDL है यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो आपका तिथि रेखा है, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ये आपका 180 डिग्री देशांतर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 21 अपने स्क्रीन पे। ग्लोब पर ग्रिड किसका जाल है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध का। तो ध्यान से इसको समझते हैं ग्रिड को, ठीक है। ये देखिए, ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपका मकर रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ठीक है। तो ये आपके हो गए अक्षांश। अब अगर मैं देशांतर बनाऊं तो ये आपका देशांतर है, ठीक है, ये क्या है आपका देशांतर है। तो यहाँ पे हमने अक्षांश और देशांतर दोनों बना लिए। अब यहाँ पे ग्रिड क्या है तो इसको चलिए ध्यान से समझिए। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर जो इस तरीके से बॉक्स बना रही हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रिड का मतलब क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। सवाल नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सवाल नंबर 22 कहता है शीत कटिबंध यानी कि फ्रिडिज जोन कहाँ है। तो शीत कटिबंध तो वो होगा जहां पे बिल्कुल भी धूप नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के पास, ध्रुवों के पास, कर्क रेखा के पास, या फिर मकर रेखा के पास। तो चलिए, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे हमारे जो चंदा मामा, सूरज मामा है वो चमक रहे हैं। हालांकि सूरज हमारे मामा नहीं है, ठीक है। तो जब ये अपनी रोशनी प्रकाशित करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो आपकी भूमध्य रेखा है यहाँ पे सबसे ज्यादा रोशनी जाएगी, है ना, हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे या फिर ऊपर जाते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे ध्रुव है, यहाँ जाते जाते सूरज की रोशनी टेढ़ी मुश्किल से पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है और इसी को हम लोग शीत कटिबंध यानी कि फ्रिडिज जोन कहते हैं। और जो बीच का हिस्सा है आपका ये वाला, इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है, यानी कि मीडियम टेम्परेचर वाला। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, आप कहेंगे ध्रुव के पास जब हम जाएंगे, पोल्स के पास जब हम जाएंगे तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, ठंडा होगा, और यही इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड की क्या विशेषता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं, इनकी लंबाई अलग अलग होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है इसकी क्या विशेषता है, ध्यान से समझेंगे। ये आपका देखिए लॉन्गिट्यूड है ना, ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे इसका लॉन्गिट्यूड है। इसकी क्या विशेषता है, तो ये क्या कर रही हैं, देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो ये ध्रुव पर यानी कि पोल्स के पास ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो यही इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 24 अपने स्क्रीन पे। दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्कल का मान क्या है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 66.5 डिग्री उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 66.5 डिग्री दक्षिण में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 90 डिग्री दक्षिण में। तो बीच में हम सभी जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा है, ये आपका जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में आपका आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री है उत्तर में, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये आपका क्या है, मकर रेखा है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ बोल देते हैं। ये आपका क्या है, तो यही आपका 66.5 डिग्री क्या है साउथ में, जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और फिर ये आपका 90 डिग्री है साउथ में, यानी कि जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्कल पूछा गया है, तो ये कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाली जो आपकी लाइन है जो आपको दिख रही है 66.5 डिग्री पे,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगर आपसे यहीं पे आर्कटिक सर्कल पूछता तो ये आपका आर्कटिक है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे और चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 25 की ओर। बोला गया कि यदि एक ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो चलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 2 बजे या फिर सुबह के 10 बजे। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे भाई 1 डिग्री का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, 4 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे 15 डिग्री का पूछा गया है, तो 15 डिग्री को गुना करेंगे यहाँ पे 4 से, तो आपका आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, 1 घंटा समय और बढ़ जाएगा, यानी कि दोपहर का 1 बजा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जो कि पर्यावरण टॉपिक को लेकर क्वेश्चन है। और यहाँ से अब जो कंटिन्यू होंगे आगे के क्वेश्चन वो इसी टॉपिक से होंगे। पूछा गया पर्यावरण की शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी कि जो ओरिजिन है, वो किस भाषा के शब्द एनवायरनर से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। ये जो एनवायरन शब्द है ये किस भाषा का है। ऑप्शन कह रहा है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पर्यावरण शब्द है, अगर मैं हिंदी शब्द पर्यावरण की बात करूं तब तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, जहाँ पे परि का मतलब है चारों ओर आवरण, और चारों ओर और आवरण का मतलब है घेरना। ठीक है, लेकिन ये जो अंग्रेजी का एनवायरन शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट का कौन सा हिस्सा नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, वो चीजें जो हमें प्रकृति से मिली हैं। तो देख लेते हैं, स्थल मंडल प्रकृति से मिली है, जल मंडल ये भी प्रकृति से मिली है, वायुमंडल ये भी प्रकृति से बनी है। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो भाई इमारतों को इंसान ने बनाया है और यही प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। तो आसान सवाल था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 अपने स्क्रीन पे, मानवीय पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसमें से क्या शामिल है। तो हम लोग मानवीय पर्यावरण किसको कहते हैं, जिनको इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पहाड़। तो भाई पहाड़ तो अभी हमने पढ़ा कि ये नेचुरल संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण है। नदियां भी आपका प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। ये जो धर्म और समुदाय है इसको इंसानों ने बनाया है, बाकी महासागर भी आपका एक पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक है। तो यहाँ पे धर्म और समुदाय जो है वो मानवीय उदाहरण का हिस्सा है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 29। आपका जो स्थल मंडल है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जिसपे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की वो परत जिसपे हम लोग रहते हैं, वो किससे बना है। ऑप्शंस देखिए, जल और बर्फ, चट्टानों और खनिजों से, गैसों से या फिर धूल कण से। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, ये बेसिकली आपका चट्टान और खनिज से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और चलेंगे आज के 10वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 30। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो जहाँ पे चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी कहता है जैव मंडल, ऑप्शन नंबर सी कहता है आयन मंडल और ऑप्शन नंबर डी कहता है समताप मंडल। तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां ये तीनों मिल जाते हैं उसको हम लोग जैव मंडल बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाकी शोभ मंडल की बात करूं तो ये वायुमंडल की पहली परत है, समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। ठीक है, और आयन मंडल जो है ये चौथी परत है। तो वायुमंडल की भी 5 परतें हैं, 3 इस ऑप्शन में दिया गया था। और जैव मंडल वो जगह है जहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों मिल जाए, वो जैव मंडल है। और वही केवल और केवल किसी भी सजीव का निवास स्थान हो सकता है जहाँ ये तीनों चीजें अवेलेबल हो। चलेंगे सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे, वायुमंडल यानी कि अपने एटमॉस्फेयर में
सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है? ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कहता है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आर्गन। तो जो आपका वायुमंडल है, चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वायुमंडल में आपका 78% हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन को जाता है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ 21% की, तो ये आपका ऑक्सीजन को जाता है और 1% जो आपका हिस्सा रह जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, आर्गन, बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछा गया है। मैक्सिमम परसेंटेज आप डायग्राम में देख सकते हैं, नाइट्रोजन की है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूं तो 21% है और बाकी इन दोनों को मिला के और भी कई सारी चीजें होती हैं, इन सब मिला के 1% का जो है वो हिस्सा बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे कम भी अगर पूछ देता तो वो भी आप बता सकते थे, दूसरा सबसे अधिक पूछता तो वो भी आप बता सकते थे। क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपसे जो भी सवाल पूछे आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, रेडी रहें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 अपने स्क्रीन पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कौन सा मंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका रहता है? ऑप्शन देखिए, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या फिर मध्य मंडल। तो ये जो हमारा मध्य मंडल है ये तो वायुमंडल की एक परत है। कौन से नंबर की परत है? तो आप कहेंगे तीसरा। स्थल मंडल पे तो हम लोग रहते हैं, ये तो ऑलरेडी पृथ्वी है। पानी तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ही है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कब लगता है? जब चीजें ऊपर हो। तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडल ने क्या किया हुआ है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घेरा हुआ है एक पतली चादर की तरफ, और यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 33 देखेंगे। जल मंडल जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है? तो जल मंडल वो जल से संबंधित सभी स्थान है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, झील तो इसमें भी पानी है, नदियां इसमें भी पानी है, हिमनद जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं इसमें भी पानी होता है, मरुस्थल, भाई मरुस्थल में पानी नहीं होता, और यही जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? मानव निर्मित पर्यावरण जिसको इंसान ने बनाया है। ऑप्शंस देखिए, जंगल, तो जंगल तो भाई प्राकृतिक है, ठीक है। समुद्र, समुद्र भी प्राकृतिक है। सड़क, इसको इंसान ने बना दिया है ना। और पहाड़ भी आपका प्राकृतिक है। तो यहाँ पे मानव निर्मित कौन सा है? तो आप कहेंगे सड़क इसका सही उत्तर है। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, प्राकृतिक पूछे, मानव निर्मित पूछे, मानव पूछे, सभी जो भी पूछे आप उसका आंसर दे पाए। तो कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ के साथ समझते चलना है कि किस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। बाकी बात करेंगे एग्जाम के, तो 6 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे में अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एसएसटी के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास में ये जो सीरीज है इसमें आपकी पेडागोजी और आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, टॉपिक वाइज सभी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर एक बार अच्छे से आपको देखना है, बस फिर क्या, सीटेट आपके मुट्ठी में होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 35 देखेंगे। परितंत्र जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो आपका परितंत्र है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है एजी टेंसले, ऑप्शन नंबर बी कहता है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी कहता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और ऑप्शन नंबर डी कहता है कार्ल रिटर। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे डार्विन जो है ये साइंस से संबंधित है, हम्बोल्ट जो है ये भूगोल से संबंधित है, लेकिन इन्होंने परितंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? आप कहेंगे भाई 1935 में परितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ब्रिटेन के वो व्यक्ति थे और इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे एजी टेंसले। टेंसले जो है वो इसका नाम है, ठीक है। सवाल नंबर 36 देखेंगे। सभी जीव, पौधे और जानवर अपने जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किन चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं? ऑप्शन देखिए, केवल जलमंडल यानी कि केवल पानी पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल वायुमंडल पर यानी कि केवल हवा पर, अपने आसपास के पर्यावरण पे, ठीक है, आसपास का जो भी पर्यावरण है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर केवल मानव निर्मित पर्यावरण पे यानी कि जो इंसान ने बनाया है केवल उस पर डिपेंडेंट रहते हैं।
तो भाई जितने भी जीव हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। सवाल नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर डिसाइड करना है कि आखिर ये पूछ क्या रहे हैं। जल्दबाजी में भी क्या होता है, कभी कभार आप गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो जब भी सीटेट में जाएं, पेपर देने बैठे, तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसको समझना, उसके बाद आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम लोग 37 नंबर सवाल की। वस्तु विनिमय पद्धति, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी कहता है मानवीय पर्यावरण, जिसमें आर्थिक गतिविधियां आ जाती हैं, यानी कि खरीद बिक्री। ऑप्शन नंबर सी कहता है जल मंडल और ऑप्शन नंबर डी कहता है वायुमंडल। तो हम सभी जानते हैं पहले के समय में जब लोगों के पास सिक्कों का चलन नहीं था, तो लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को गेहूं खरीदना हो और किसी दूसरे के पास चावल हो, वो क्या करेगा, अपना चावल दूसरे को बेच देगा और वो अपना गेहूं दूसरे को बेच देगा। तो इसको हम लोग वस्तु के बदले वस्तु की खरीद बिक्री को हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप लोगों ने भी, कई सारे लोगों ने बचपन में बाल बेच के आइसक्रीम खाई होगी या कॉफी बेच के आइसक्रीम खाई होगी, या जो भी अगर आपने अदर सोर्स जो है उस तरीके से आपने सेल परचेज किया होगा। तो ये बार्टर सिस्टम है। और ये क्या है, तो ये एक आर्थिक गतिविधि है, यानी कि ये मानवीय पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 38 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 5 जून। ऑप्शन नंबर बी कहता है 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी कहता है 21 मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है 16 सितंबर। तो भाई 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे होता है हमारा। 22 अप्रैल को क्या हम लोग मनाते हैं, तो आप कहेंगे ये जो आपका 22 अप्रैल है, इसमें हम लोग क्या मनाते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 5 जून की, तो 5 जून को यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यही जो है वो उसका सही उत्तर है। अच्छा, 5 जून को और कौन कौन सा दिवस मनाता है, तो आपको एक ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है, वर्ल्ड कविता दिवस यानी कि पोएट्री डे भी जो है वो इसी दिन मनाया जाता है 5 जून को। तो ये चीजें भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 39 की ओर। मानव अपने पर्यावरण में यानी कि अपने आसपास चेंजेस क्यों करता है, परिवर्तन क्यों करता है? केवल मनोरंजन के लिए, या फिर अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, या फिर जानवरों को भगाने के लिए? तो जो इंसान है वो अपने आसपास के पर्यावरण में क्यों चेंज करता है, तो आप कहेंगे क्योंकि उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, इस वजह से वो अपने आसपास के पर्यावरण में बदलाव करते हैं। और बदलाव कैसा हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे जंगलों की कटाई हो रही है, उसको खेत बनाया जा रहा है ताकि उस पर खेती किया जा सके, या फिर खाली जमीन बनाया जा रहा है ताकि उस पर रहा जा सके। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि इंसान की जो जरूरतें हैं, जनसंख्या है, डिमांड है, सप्लाई है, सारी चीजें बढ़ रही है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 40 अपनी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए एक खतरा है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पौधे लगाना, तो भाई पौधे लगाना तो अच्छी बात है। जनसंख्या वृद्धि, ये हो सकता है। फसलें उगाना, तो भाई ये भी अच्छी बात है। और वर्षा जल संचयन यानी कि बारिश के पानी को बचाना, तो ये भी अच्छी बात है। तो अगर जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, जो भी इंडिया में है, हम सभी जानते हैं, चाइना में भी है, लेकिन अब हमने ऑफिशियली चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये आपका पर्यावरण के लिए खतरा है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 41 देखेंगे। औद्योगिक क्रांति, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसने मानवीय पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? ऑप्शन देखिए, उत्पादन में कमी की है। ऑप्शन नंबर बी है बड़े पैमाने पर इसने उत्पादन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये कहा गया है हमसे कि व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही है। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो ये तो भाई गलत है। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा,
ये भी गलत बात है। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो कृषि पर ध्यान नहीं, उद्योग पर ध्यान होगा, तो ये भी उत्तर गलत है। जब औद्योगिक क्रांति बढ़ेगी तो बड़े लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। बाकी बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 42 की। वायुमंडल की कौन सी परत हमको सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी रेज से हमको बचाती है? ऑप्शन देखिए, शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ओजोन परत यानी कि समताप मंडल जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, या फिर आयन मंडल जिसको हम लोग आयनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है? तो भाई ये ओजोन का काम है, ओजोन परत का काम है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर का काम है, समताप मंडल का काम है, और ये दूसरी परत है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये इसी हमारी जो यही जो हमारा परत है, इसी में क्या है, हवाई जहाज भी चलता है, क्योंकि ये मौसम संबंधित सभी घटनाओं से इसको फ्री माना जाता है। बाकी मध्य मंडल जो है वो सबसे ठंडा जो है वो माना जाता है, यहीं पे उल्का पिंड जलती है। आयन मंडल में हम सभी जानते हैं रेडियो संचार होता है। और शोभ मंडल की बात करूं तो ये पहली परत है, यहाँ पे मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वर्षा, आंधी तूफान, ये सारी चीजें होती हैं। तो सभी मंडल की अपनी अपनी खासियत है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 43 की ओर। एक आदर्श परितंत्र में यानी कि एक अच्छे इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? ऑप्शन देखिए, केवल जानवर होंगे, केवल पौधे होंगे, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच बैलेंस होगा यानी कि संतुलन होगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मानव का पूर्ण नियंत्रण होगा यानी कि फुली कंट्रोल होगा। तो एक आदर्श परितंत्र यानी कि एक अच्छे सिस्टम में, एक अच्छे इकोसिस्टम में सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, और इनके बीच बैलेंस भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का उदाहरण है, यानी कि बायोटिक का उदाहरण है? जैविक जो सजीव होते हैं, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो सांस लेते हैं उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं यानी कि जैविक कहते हैं। जो सांस नहीं लेते हैं उसको हम लोग अबायोटिक यानी कि अजैविक कहते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भूमि, तो भाई भूमि सांस नहीं लेती है। जल, ये भी सांस नहीं लेती है। पेड़ पौधे, तो हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे सजीव है, अपना खाना भी बनाते हैं और सांस भी लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो वायु है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपके अजैविक हैं। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका जैविक है। तो टर्म पे आपको ध्यान देना है। सवाल नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक यानी कि अबायोटिक पर्यावरण का एक घटक है? अजैविक जिसको हम लोग निर्जीव कह देते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 45 से। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है जानवर, ऑप्शन नंबर सी कहता है सूक्ष्म जीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है चट्टान। तो ये जो आपका अबायोटिक पर्यावरण का घटक है, मनुष्य क्या है तो आप कहेंगे जैविक है। जानवर क्या है, ये भी सांस लेता है, जैविक हो गया। सूक्ष्म जीव भी आपका जैविक है। चट्टान क्या है आपका अजैविक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हम सभी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए हम लोग ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दिया गया है। बाकी जब सवाल में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो हमसे कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए हम लोग ऑप्शंस का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 46 की। तो यहाँ पे पूछा गया है सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आया है, परिवहन और संचार के साधनों ने विश्व को यानी कि वर्ल्ड को कैसा बना दिया है? ऑप्शन देखिए, एक दूसरे से दूर, या फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूचना समृद्ध यानी कि बहुत सारी जानकारियां हो गई हैं और एक दूसरे के करीब आ गई हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है पूर्णतः अलग थलग, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल व्यापार तक सीमित। तो जब से सूचना में क्रांति हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, संचार के अलग अलग साधन आए हैं, उससे क्या हो गया है, पल पल की सेकेंड्स हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट, कॉलिंग, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के माध्यम से। तो ये क्या हो गया है, सूचना समृद्ध हो गया है और एक दूसरे के लोग करीब आ गए हैं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 47 का अपने स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा घटक परिवार और समुदाय यानी कि फैमिली और कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी कहता है मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी कहता है मानवीय पर्यावरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है भौगोलिक पर्यावरण। तो ये जो आपका सही उत्तर है परिवार और समुदाय, ये आपका पर्यावरण प्राकृतिक तो नहीं है ना, ये मानव निर्मित भी नहीं है क्योंकि इंसान ने इसको बनाया तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, ये मानव पर्यावरण है। ठीक है, इंसान ही परिवार में रहता है, समुदाय में रहता है, इसीलिए ये मानवीय पर्यावरण का उदाहरण है। चलेंगे सवाल नंबर 48 की तरफ। पृथ्वी की जो ठोस परपटी है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं या जिसको हम लोग सबसे ऊपरी परत भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वायुमंडल, तो भाई ये हवा वाला क्षेत्र है। जैव मंडल, जहाँ पे हवा, स्थल और जल तीनों मिल जाए उसको जैव मंडल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थल मंडल, यही पृथ्वी की सबसे ठोस परपटी है जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। बाकी जो जल मंडल है हम सभी जानते हैं ये पानी वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखेंगे आज के 49 नंबर सवाल को। जब हम कृषि या विकास के लिए जंगलों को काट देते हैं तो यह किस प्रकार के पर्यावरण में हस्तक्षेप है? जब हम लोग जंगल को काटेंगे तो जंगल क्या है? प्राकृतिक है, यानी कि किस प्रकार के पर्यावरण में हस्तक्षेप हो रहा है? तो आप कहेंगे भाई ये प्राकृतिक पर्यावरण में जो है वो इंटरफियर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। पर्यावरण जिसको हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि लिटरल मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पर्यावरण का मतलब है पड़ोस, यानी कि सराउंडिंग्स। ऑप्शन नंबर बी कहता है ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर कहता है सी केवल पृथ्वी, यानी कि अर्थ। और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल जल, यानी कि वाटर। तो पर्यावरण का मतलब है हमारे आस पड़ोस में रहने वाली सभी चीजें, यानी कि नेबरहुड, जिसको हम लोग सराउंडिंग्स भी कह देते हैं। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको सीटेट, आगामी सीटेट परीक्षा के लिए। तो इसी के साथ हमारे जो 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी जिसमें हमने टॉपिक पर्यावरण और अक्षांश देशांतर दोनों को डिस्कस कर लिया, जो कि एनसीईआरटी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।